Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn about the strain isolation and improvement, which is an important topic from the microbial cell culture chapter of your class 12th biotechnology. So, why we were culturing microbes? Because we need to obtain some important antibiotics or some important metabolites from those organisms, or if we are adding the foreign gene in the microbes, then we need to culture them in large scale for the purification of our recombinant proteins. मतलब क्या हुआ कि ये जो हम माइक्रोबियल सेल कल्चर पढ़ रहे थे अभी तक कि हम सेल को कल्चर कर रहे हैं, उसके लिए हम उसको न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, उसको सारी फिजिकल एनवायरनमेंट दे रहे हैं ताकि वो जो हमारा माइक्रोब है वो ग्रो करे। तो क्यों हम इनको कल्चर कर रहे थे? क्यों? क्योंकि इसमें कोई यूनिक प्रॉपर्टी थी, कोई यूनिक मेटाबोलाइट था, कोई इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड था, कोई इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक थी जो ये माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर रहे थे, या फिर हम इन माइक्रोब्स में अपने जीन्स को डाल रहे थे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल रहे थे और वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे थे लार्ज अमाउंट्स में। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रेन आइसोलेशन कि कल्चर तो हम कर रहे हैं, कल्चर के कंडीशन हमने जान लिए, लेकिन हम जो कल्चर कर रहे हैं उसके पहले जो हम किसी स्ट्रेन को आइसोलेट करते हैं वो हम कैसे आइसोलेट करते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है कि जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन है, जैसे अगर हमने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो पेनिसिलिन बना रहा है, तो उस पेनिसिलियम नोटेटम को सबसे पहले कैसे निकाला गया, तो उस टाइप का हमारा ये काम है स्ट्रेन आइसोलेशन। सो स्ट्रेन आइसोलेशन मीन्स टू आइसोलेट strains from their natural or mixed population, from their natural or mixed population of their habitat, कि जहां पर ये स्ट्रेन्स पाए जाते हैं नेचुरली वहां से हमने इनको आइसोलेट कर लिया। और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में कोई एक पर्टिकुलर ही ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा, वहां पे कई सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे और उन ऑर्गेनिजम्स में से हमें अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रेन जो है उसको आइसोलेट करना है। ठीक है, क्यों करना है ये सब हमने जान लिया कि टू आइसोलेट सम इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट फ्रॉम दी कल्चर। नाउ अब ये जो स्ट्रेन आइसोलेशन है कि हमें सेपरेट करना है स्ट्रेन को उसके जो नेचुरल हैबिटेट है या जो मिक्स पॉपुलेशन है वहां से, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सैंपल होगा, ठीक है, सैंपल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सॉइल सैंपल हो सकता है, वाटर सैंपल हो सकता है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट या जैसे हॉट स्प्रिंग वाटर हो गया या आर्कटिक वाटर हो गया, या जहां पर भी जो सैंपल है या जैसा जहां से हमको माइक्रोब को आइसोलेट करना है वो हम सैंपल लेंगे। तो सैंपल कैन बी सॉइल सैंपल, वाटर सैंपल और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सैंपल्स। ठीक है, यहां से हमने सैंपल्स को लिया और हम क्या करेंगे, अब हम इनको ग्रो कराएंगे लेबोरेटरीज में, और ग्रो कराने के लिए हमको क्या देना है इन्हें? वी हैव टू प्रोवाइड देम अ न्यूट्रिएंट मीडियम। तो हमने क्या किया, हमने सैंपल लिया और सैंपल को हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल दिया। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडिया में डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट है जैसे एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, पीएच एक्सेट्रा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो हम देंगे। ठीक है, अब ये जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया यहाँ पर यूज करेंगे ये भी हम ऐसा यूज करेंगे कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेवर करेगा। जैसे जो अगर मिक्स पॉपुलेशन होगी, ठीक है, और हमें कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही आइसोलेट करना है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के मतलब का जो न्यूट्रिएंट होगा हम वो उसमें यूज करेंगे, जिससे कि उस मिक्स पॉपुलेशन में से केवल जो हमारे मतलब के ऑर्गेनिजम्स हैं केवल वो ग्रो हों। और ऐसे टेक्निक को हम क्या कहेंगे? एनरिचमेंट कल्चर। एनरिचमेंट कल्चर में क्या होगा? तो एनरिचमेंट कल्चर का मतलब ऐसे समझो कि मान लो अगर कोई ग्रुप है 10 इंडिविजुअल्स का, जिसमें से कि 2 नॉन वेजिटेरियंस हैं और 8 वेजिटेरियंस हैं, हमें चाहिए जो हमारे नॉन वेजिटेरियंस हैं, मान लो हमें केवल उन्हीं को आगे लेकर जाना है, तो हम क्या करें कि केवल नॉन वेजिटेरियन खाना वहां पर दें। तो जो वेजिटेरियन वाले होंगे वो तो नॉन वेजिटेरियन खा ही नहीं पाएंगे,
और उससे क्या होगा कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म होंगे उनके मतलब का खाना मिल रहा है तो वो ग्रो करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे, और जिनके मतलब का खाना हम नहीं दे रहे हैं वो क्या होंगे, वो डाई कर जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो वही हमारा हो गया एनरिचमेंट कल्चर, जिसमें हम क्या करेंगे, ऐसा न्यूट्रिएंट मीडिया देंगे जो कि सूटेबल हो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, एनरिचमेंट कल्चर प्रोवाइड्स nutrient media which is necessary for our microorganism। ठीक है, तो जो हमारे मतलब के ऑर्गेनिज्म होंगे वो ग्रो करेंगे और बाकी जो है वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमने एनरिचमेंट कल्चर लगाया और हमें हमारे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि केवल हमने एनरिचमेंट कल्चर लगाया और केवल एक ही जो ऑर्गेनिज्म हम खोज रहे थे केवल वही ग्रो होगा, और भी कुछ ग्रो हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बाद में उसका सब कल्चर करेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए कि जो हम ऑर्गेनिज्म को खोज रहे हैं हमें केवल वही मिल जाए। तो एनरिचमेंट कल्चर करने के बाद भी हम क्या करेंगे, वी विल यूज सब कल्चरिंग, और सब कल्चरिंग करने के बाद वी विल यूज स्क्रीनिंग मेथड। अब स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग हो गया या सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस ऑर्गेनिज्म को हम चाह रहे थे कि वो ग्रो हो उसी को हम बाद में सेलेक्ट करेंगे। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे, वहां पे हमने केवल ऐसा खाना प्रोवाइड किया जिससे कि हमारे मतलब के ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो करें, और वहां पर भी अगर हमारे मतलब के ऑर्गेनिज्म के साथ साथ कुछ और ऑर्गेनिज्म भी आ गए हैं तो भी हम क्या करेंगे, हम बाद में स्क्रीन आउट कर लेंगे या सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो स्क्रीनिंग होती है या सिलेक्शन होता है, ये भी कई मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग या सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन। तो यहां पर या तो हम, ठीक है, या हम माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड यूज कर लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल और एंजाइमेटिक मेथड। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अगर कोई हम खोज रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो कि सेल्यूलोज को डिग्रेड कर रहा हो, यानी कि जो सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा हो, तो उसको हम क्या करेंगे, हम उसका जो मीडिया रहेगा उसमें हम सेल्यूलोज डाल देंगे और देखेंगे कि क्या वो सेल्यूलोज को डिग्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। या कोई ऑर्गेनिज्म है जो कुछ और ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो पेक्टिन को डिग्रेड कर रहा है, तो हम पेक्टिन डाल के देखेंगे कि क्या वो पेक्टिन को हटा रहा है, डिग्रेड कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा हो गया माइक्रोबायोलॉजिकल या एंजाइमेटिक मेथड। सेकंड हमारा हो जाएगा इम्यूनोलॉजिकल मेथड। इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स में क्या होंगे कि हम जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस होते हैं, है ना, उनकी मदद लेकर हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और थर्ड इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेथड, और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम प्रोब्स यूज करेंगे और प्रोब यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने यहां पर क्या यूज किया, वी यूज्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स में वी यूज्ड एंटीबॉडीज और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेथड्स में वी यूज्ड प्रोब फॉर द स्क्रीनिंग और सिलेक्शन ऑफ आवर स्ट्रेन। ठीक है, अब एक बार हमारा सिलेक्शन होके आ गया हमारे पास स्ट्रेन। ठीक है, अब बात आएगी इंप्रूवमेंट की। ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेलेक्टेड स्ट्रेन। इंप्रूवमेंट ऑफ द सेलेक्टेड स्ट्रेन। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि कोई एंटीबॉडी बना रहा था या कोई एंजाइम बना रहा था या कोई एल्केलॉइड बना रहा था, तो उसको हमने आइसोलेट कर लिया, लेकिन वो जो बना रहा है मेटाबोलाइट वो एक फिजिबल कंसंट्रेशन में बना रहा है या नहीं, जो कि इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं। मतलब क्या हुआ कि अगर वो कोई एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या कोई मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर रहा है और हम उसको कल्चर करके उस मेटाबोलाइट या उस एंजाइम को हम निकाल रहे हैं, तो वो जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें जो भी पैसा लग रहा है या जो भी कॉस्ट आ रही है वो क्या इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो किसान ने खेत लगाया और एक खेत में उसको 10 क्विंटल गेहूं मिल रहा है और वहीं दूसरे खेत में उसको 2 ही क्विंटल गेहूं मिल रहा है, और उतना ही बड़ा खेत है, उतने ही उसने मेहनत की, सब कुछ किया, तो जहां पर 2 क्विंटल गेहूं मिल रहा है और एक तरफ उसको 10 क्विंटल गेहूं मिल रहा है, तो कौन सा इकोनॉमिकली वायबल हुआ फार्मर के लिए, जहां पर उसको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, कि सब चीज वही है, उसका जो कॉस्ट लगा है उसको करने में, जो उसने अपनी जमीन ली है, सीड लगाया, सब कुछ लगाया है, लेकिन
उसको जब प्रॉफिट मिल रहा है तो यहाँ पे उसको 10 क्विंटल मिल रहा है, यहाँ उसको 2 ही क्विंटल मिल रहा है। तो कौन सा इकोनॉमिकली वायबल हुआ? जहाँ पर उसको ज्यादा यील्ड मिल रहा है। तो यील्ड को बढ़ाने के लिए कि जो भी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा कंसंट्रेशन में अगर निकले तो क्या होगा कि हमारा सारा प्रोसेस सेम होगा, लेकिन यील्ड ज्यादा होने के कारण हमको क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर वी विल यूज द इंप्रूवमेंट ऑफ द सेलेक्टेड स्ट्रेन। ठीक है, तो किस लिए? टू इंक्रीज द yield of the metabolite, ठीक है, so that it is economically viable, so that it is economically viable। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं इंप्रूवमेंट के लिए? वी आर यूजिंग टू बेसिक मेथड्स। वन इज द क्लासिकल म्यूटेशनल अप्रोच एंड द अनदर इज द न्यूअर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अप्रोच। सो फॉर इंप्रूवमेंट द फर्स्ट स्टेप इज म्यूटेशन सिलेक्शन। म्यूटेशन क्या होता है? जो सडन चेंजेस होते हैं डीएनए में वो कहलाते हैं म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन होता है ये इवोल्यूशन में अपने आप होता रहता है। और अब हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरीज में वी कैन ऑल्सो इंड्यूस म्यूटेशन। तो म्यूटेशन सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि हम म्यूटेशन कराएं और फिर हम सेलेक्ट करें कि कौन से हमारे स्ट्रेन्स हैं जो म्यूटेशन के बाद उनमें पॉजिटिव रिस्पांस आया है। क्यों? क्योंकि जो म्यूटेशन होते हैं दे कैन बी हार्मफुल एज वेल एज दे कैन बी यूजफुल। तो हम क्या करें कि जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसको या तो हम केमिकल म्यूटाजन से ट्रीट करें या हम उसको ट्रीट करें फिजिकल म्यूटाजन से। केमिकल म्यूटाजन का एग्जांपल है नाइट्रोसो ग्वानिडीन, जिसको हम एनटीजी भी बोलते हैं। ठीक है, और फिजिकल म्यूटाजन में हमारा आ जाएगा एक्स रेज। कि हम क्या करें, अपने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम या तो केमिकल म्यूटाजन, म्यूटाजन क्या होते हैं, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज म्यूटाजन। ठीक है, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज म्यूटाजन। ठीक है, तो या तो हम अपने ऑर्गेनिज्म को केमिकल म्यूटाजन से ट्रीट करें या हम फिजिकल म्यूटाजन से ट्रीट करें। और उसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम सेलेक्ट कर लें सिलेक्शन ऑफ द म्यूटेंट्स कि कौन से म्यूटेंट्स हैं जो कि हमें इंक्रीज्ड यील्ड दे रहे हैं। क्योंकि कई बार हमको सक्सेसिव म्यूटेशंस करना पड़ेगा और हर एक म्यूटेशन के बाद हमको चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा डिजायर्ड मेटाबोलाइट है वो सही कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और वो हम बार बार क्या करते रहेंगे, बार बार वी हैव टू सेलेक्ट द म्यूटेंट। और इसका जो एक बेस्ट एग्जांपल था वो ये था कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी वो ओरिजिनली किस से निकली थी, पेनिसिलियम नोटेटम से। और पेनिसिलियम नोटेटम में म्यूटेशन करने के बाद, कई सारे सक्सेसिव म्यूटेशन करने के बाद एक स्ट्रेन डेवलप हुआ जो कि था पेनिसिलियम क्राइसोजेनम एंड इट प्रोड्यूस नियरली 100 टाइम्स मोर पेनिसिलिन देन पेनिसिलियम नोटेटम। तो कई बार पूछता है तो इसलिए याद होना चाहिए हमें कि पेनिसिलियम क्राइसोजेनम प्रोड्यूस्ड nearly 100 times more penicillin than पेनिसिलियम नोटेटम जो कि ओरिजिनल स्पीशीज था। तो ये एक हो गया हमारा क्लासिकल अप्रोच जो कि है म्यूटेशन सिलेक्शन। देन जो नेक्स्ट अप्रोच है हमारी, नेक्स्ट अप्रोच इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेथड्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जिसको हम कहते हैं आरडीएनए मेथड्स। सो अब ये जो सेकंड अप्रोच है हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेथड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड, इससे हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम जो उसकी जो इनबिल्ट क्वालिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किसी मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस करने की, या हम उसको इनहेंस कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाके उसके प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, या
अगर वो किसी केमिकल के प्रेजेंस में उसकी क्वांटिटी डाउन हो रही है ना, तो वहां पर हम उसको इनहेंस कर सकते हैं। जैसे हमने सेप्टिलाइजिन में देखा था कि वो ब्लीच के प्रेजेंस में इनएक्टिवेट हो जा रहा था, तो हमने साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेंसिस करके उसको बढ़ा दिया था, उसकी एक्टिविटी हमने बढ़ा दी थी। या हम क्या कर सकते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कोई चीपर सबस्ट्रेट यूटिलाइज करें, ठीक है। और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि फॉरेन जीन भी किसी प्लांट ओरिजिन का या एनिमल ओरिजिन का या ह्यूमन ओरिजिन का हम माइक्रोस में डाल दें और उन प्रोटीन्स को या उन मेटाबोलाइट्स को हम माइक्रोस में प्रोड्यूस कराएं। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनहैंस द क्वालिटी ऑफ द मेटाबोलाइट या हम कर सकते हैं अलाउ द यूटिलाइजेशन ऑफ चीपर सबस्ट्रेट, या हम किसी प्लांट एनिमल या ह्यूमन ऑरिजिन के प्रोटीन को उसमें डाल सकते हैं। प्लांट एनिमल और ह्यूमन ऑरिजिन proteins inserted into the microbes. ठीक है, और हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, वी विल यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और वी विल यूज साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेंसिस। ठीक है, ये सब सारी चीजें हम यूज करके अपने जो माइक्रोब्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल तो हो गया साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेंसिस का कि हम लेबोरेटरी मेथड्स हम यूज करें और चेंज कर दें, या हम क्या कर सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है, जो मेटाबोलाइट जो बना रहा है, वहां पर हम कोई चेंज ले आए, या हम क्या करें कि हम प्लांट के या एनिमल के या ह्यूमन ऑरिजिन के कुछ जीन्स माइक्रोब्स में इंसर्ट कर दें और उनका हम प्रोडक्शन कराएं। लेकिन जनरली क्या देखा जाता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं दे आर प्रोकैरियोट्स, तो जो भी प्लांट के या ह्यूमन के या एनिमल ऑरिजिन के जो प्रोटीन्स होते हैं वो उसमें इजीली एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो पाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएंगी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स इन एक्सप्रेसिंग ह्यूमन एनिमल और प्लांट प्रोटीन। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो क्या आएगी कि ये सारे क्या हैं हमारे, दीज आर यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स के जीन में क्या होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा कि जो इंट्रॉन रिमूवल मशीनरी है, इंट्रॉन रिमूवल मशीनरी इज नॉट प्रेजेंट इन माइक्रोब्स। ठीक है, तो इंट्रॉन्स रिमूव नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, वो जीन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी। देन द सेकंड प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मान लो हमने एमआरएनए यूज करके सीडीएनए बना लिया और हमने सीडीएनए भी डाल दिया और हमारा जो जीन है वो फिर इंट्रॉन रिमूव हुआ रहेगा, क्योंकि एमआरएनए जब बनता है तो इंट्रॉन रिमूव होकर बनता है स्प्लाइसिंग से। लेकिन उसके बाद भी जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होते हैं यूकैरियोट्स में वो भी यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। तो प्रॉपर फोल्डिंग अगर नहीं होगी प्रोटीन की, देन दे विल टर्न इनटू इंक्लूजन बॉडीज। तो प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इज नॉट डन हियर, और जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्लूजन बॉडीज बनेंगी। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज बन जाएंगी। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम क्या करें कि हम यूकैरियोट्स वाले जो प्रोटीन है वो हम यूकैरियोटिक होस्ट में डालें, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसे हो गए या पिचिया पेस्टोरिस हो गया। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज यूकैरियोटिक होस्ट सेल लाइक क्या क्या, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे जो हमारा ईस्ट है, लाइक सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, या पिचिया पेस्टोरिस भी हमारा एक ईस्ट है। पिचिया पेस्टोरिस। ठीक है, तो यूज यूकैरियोटिक होस्ट सेल्स फॉर यूकैरियोटिक
जीन्स। ठीक है, एक काम हम ये कर सकते हैं। दूसरा हम काम क्या कर सकते हैं कि हम जो भी एक्सप्रेशन वेक्टर लें वो हम हाई कॉपी नंबर का लें। यूज हाई कॉपी एक्सप्रेशन वेक्टर। हाई कॉपी का मतलब क्या हो गया कि वो जो एक्सप्रेशन वेक्टर है वो उसका जो कॉपी नंबर होगा माइक्रोब के अंदर वो ज्यादा होगा। जैसे क्या होता है कि जो वेक्टर्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक लो कॉपी नंबर और एक हाई कॉपी नंबर। तो लो कॉपी नंबर का मतलब कि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर 1, 2 या 5, 10 केवल रहेंगे, और हाई कॉपी का मतलब कि 25, 30, 50, 100 इतने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रह सकते हैं। तो वी शुड यूज हाई कॉपी नंबर एक्सप्रेशन वेक्टर। दूसरा क्या हो सकता है कि जो भी हमारा जीन है, जो हम फॉरेन जीन डाल रहे हैं, वो हम किसी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के साथ हम उसको अटैच करके रखें। ठीक है, तो अटैच द फॉरेन जीन विथ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, जिससे क्या होगा कि जब वो प्रमोटर स्ट्रॉन्ग होगा तो आरएनए पॉलीमरेज भी स्ट्रांगली उससे बाइंड करेगा और उससे प्रोटीन बनने का चांस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, देन जो नेक्स्ट चीज हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज अ रेगुलेटरी स्विच। ठीक है, वी कैन यूज रेगुलेटरी स्विच। इसका मतलब क्या हो गया, तो स्विच का मतलब क्या होता है, ऑन ऑफ करना। ठीक है, तो रेगुलेटरी स्विच का मतलब क्या हो गया कि ये रेगुलेट करेगा किसको, हमारे प्रोटीन के एक्सप्रेशन को। कि जब हम ऑन करें मतलब कि कोई ऐसा मेटाबोलाइट होगा, कुछ ऐसा केमिकल होगा जो हम डालें, तब ये रेगुलेटरी स्विच ऑन हो जाए और हमारा प्रोटीन बनने लगे। और जब हम वो सब्सटेंस ना डालें तो हमारा ये ऑफ मोड में रहे और हमारी प्रोटीन ना बने। तो वी कैन यूज रेगुलेटरी स्विच टू ऑन ऑफ क्या, प्रोटीन प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे लैक ओपरॉन में होता है कि रेगुलेटर होता है कि जब हम उसमें डालते हैं सबस्ट्रेट तब क्या होता है, वो ऑन होता है। तो ऐसे ही रेगुलेटरी स्विच हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम जब आईपीटीजी डालेंगे तब क्या होगा, जो हमारा प्रोटीन का एक्सप्रेशन है वो होना शुरू होगा, हमारी प्रोटीन बननी शुरू होगी। हम अगर वो नहीं डालेंगे तो हमारा प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं स्ट्रेन के इंप्रूवमेंट में। सो this was all for today. If you have any query or comment related to this topic, please do write your comments in the comment section below. I'll answer those questions. And if you have not subscribed to our channel till now, please do subscribe to my channel. Thank you.